जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षाविद सागर में। तो आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है 3D। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चों, और इसमें से आपके बोर्ड में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक दो 1 मार्कर आएंगे और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है जो आता ही है, हर साल आता है बच्चों। कौन सा वो बताऊंगा मैं, क्या होता है क्या नहीं। और बहुत ही कम टॉपिक्स है इसमें। लगभग आपका ये कंसेप्ट देखोगे तो 2 से 3 कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 से 3 कंसेप्ट। अगर आपने वो कंसेप्ट सीख लिया, और इतने इजी कंसेप्ट है कि आप क्या ही बोलो। अगर आपने वेक्टर्स की, इसके लिए आपको वेक्टर्स आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो वेक्टर्स की वीडियो देखना बच्चों, प्लेलिस्ट में जाके। तो वेक्टर देख के फिर आना बच्चों, वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो समझाते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री। इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले जो चीज समझने लायक है वो है, आपको समझना क्या है, डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज। क्या समझना है? डीआरस एंड और डीसीज। डीआरस मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन। क्या मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का? मतलब बताता हूं बच्चों। देखो, मान लो एक वेक्टर लिया मैंने, कोई भी ए वेक्टर लिया। ठीक है, मान लेते हैं क्या लिया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये ले लिया मैंने। ठीक है, हाँ है ना, कोई दिक्कत? तो अगर मैं बोलूं इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बच्चों, तो वो होंगे 2, 3 और -4। आई कैप के साथ जो होगा वो, जे कैप के साथ जो होगा वो, और के कैप के साथ जो होगा वो, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन जो है बच्चों, वो कैसे निकलते हैं और क्या क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोसाइन वैल्यू ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। अब बोलो एंगल क्या होता है, वो आप वेक्टर आप देखना उसमें समझ आ जाएगा। बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है कोई वेक्टर, उसी को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में समझाता हूं कैसे निकाला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो पहला तो होता है एल, जिसे हम कॉस अल्फा कहते हैं। दूसरा होता है एम, जिसे हम कॉस बीटा कहते हैं। तीसरा होता है एन, जिसे हम कॉस गामा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कॉस गामा। अब ये कॉस अल्फा कैसे निकलेगा, कॉस बीटा कैसे निकलेगा, कॉस गामा कैसे निकलेगा? बेसिकली डायरेक्शन रेशियो को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, किससे बच्चों? डायरेक्शन रेशियो को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं किसी वेक्टर के, तो उसी को हम उसका डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या निकालूं? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो क्या आएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये लगभग आ जाएगा 4, 9, 13, 13, 16, 29, रूट 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? रूट 29 आ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना? तो अगर मैं पहले बोलूं कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2/√29। कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 3/√29। कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? -4/√29। यही जो है बच्चों, इन्हीं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। यहां पे बच्चों पहला जो इसका फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है L² + M² + N²। इनका स्क्वायर का सम 1 होता है बच्चों। इनका स्क्वायर का सम क्या होता है? 1 होता है। याद रखना बच्चों। तो cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, इसका जो सम होता है बच्चों, ये क्या होता है? 1 होता है। इससे 1 मार्कर क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। 1 मार्कर क्वेश्चन बनने के इससे बहुत चांसेस है आपके पेपर में बच्चों। याद आएगा बच्चों, कोई दिक्कत इसमें कहीं भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब अगर आप ये चीज समझ गए तो अब आगे ले चलता हूं और आगे समझाता हूं आपको चीजें क्या है। अब आप ये समझ गए तो अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ ले चलता हूं। किसकी तरफ बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियो समझ गए, जो वेक्टर है उसकी जो वैल्यू होती है उसी को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। उसके जो मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो लगा होता है उसी को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अब अगला जो आता है बच्चों टॉपिक, इसमें आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या आता है बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन जो है बच्चों 2 तरीके से देखी जानी है। एक देखी जानी है वेक्टर फॉर्म और एक देखी जानी है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। क्या है ये दोनों फॉर्म? वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या है समझाता हूं बच्चों, समझना। सबसे पहले आपको जो समझना है बच्चों, वो क्या समझना है कि अगर आपको कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है? किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मान लो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन को बोल दिया L1। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले मुझे इस लाइन पे कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इस लाइन पे कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है, P पॉइंट है कोई। इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, तो ये P पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, z1। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है बच्चों। अगर मुझे इस लाइन का मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले इस लाइन पे एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इस लाइन के पैरेलल, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस लाइन के पैरेलल, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस लाइन के पैरेलल
क्या, एक वेक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एक वेक्टर। मान लो इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम दिया बी वेक्टर, ठीक है। ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल क्या है, एक वेक्टर है। इस वेक्टर को मैंने बोल दिया ऐसे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मुझे L1 की इक्वेशन निकालनी है, तो पहले तो मुझे उस लाइन पे एक पॉइंट पता होना चाहिए, दूसरा उस लाइन पे क्या पता होना चाहिए, मुझे उस लाइन के एक पैरेलल एक वेक्टर पता होना चाहिए। अगर मुझे ये दो चीज पता है तो मैं बड़े प्यार से इक्वेशन निकाल सकता हूं। क्या होगी इक्वेशन, इक्वेशन होगी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पीवी, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, किस चीज का, पॉइंट का, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बच्चों, बी वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। क्या, एग्जांपल के साथ समझाता हूं, 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लो मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3, 5 मान लेते हैं ये है, एंड पैरेलल टू मान लेते हैं कोई वेक्टर दिया 2i कैप -7j कैप -6k कैप, ये दे दिया, ठीक है। हमें वेक्टर निकालना है, कैसे निकालना है, देखो आंसर देखो क्या होगा भाई। वेक्टर होगा आर वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, इस लाइन की इक्वेशन। अब क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया, यानी ये पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत ज्यादा मुश्किल। देखो कैसे, ये है 2, इसको लिख दिया 2i कैप -3 j कैप लिख दिया, +5 k कैप लिख दिया, बस। क्या यही है, हाँ बिल्कुल यही है, यही हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पहले वाले के साथ आई कैप, दूसरे के साथ जे कैप, तीसरे के साथ के कैप। अगर आपको नहीं पता ये कैसे आया तो पोजीशन वेक्टर के बारे में जान के, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर ओरिजिन से जो देखा जाता है, ओरिजिन से जो कोई वेक्टर देखा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया हमने, ये ए वेक्टर हो गया आपका, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कहां है, ये रहा, 2i कैप -7j कैप -6k कैप। ये लो भाई, ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन। यही क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई दिक्कत बच्चों, कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये कौन सी फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म। अब अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है बच्चों, किसी इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो किस तरीके से निकालूंगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का एक फॉर्मूला है x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसी से ये बनाया मैंने, इसी से ये बनाया है बच्चों, ठीक है। क्लियरली अगर आपको दिख रहा होगा तो बड़े प्यार से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि x1 y1 और z1 क्या है बच्चों, पॉइंट है। x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है तो x तो x ही रहेगा, माइनस जो पॉइंट दिए होंगे y1 x1 y1 z1, जो पॉइंट दिए होंगे उन्हें माइनस करो, नीचे क्या abc लिखोगे। abc क्या है, abc, ये क्या है बच्चों, ये है डायरेक्शन रेशियो, किस चीज के, पैरेलल वेक्टर के। ये एक पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर के क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये क्या है बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। समझ आ गया बच्चों, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अगर मान लो ये वेक्टर फॉर्म दे रखी है, इससे मुझे कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, तो कैसे लिखूंगा, x माइनस x1, x1 यानी पॉइंट, पॉइंट क्या है बच्चों, 2, x - 2 अपॉन पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 2 बराबर y माइनस y1, y1 क्या है बच्चों, -3 अपॉन -7, ठीक है, बराबर z - z1, z1 क्या है 5 अपॉन -6। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, यहां लिखता हूं, तो ये बनेगी x - 2 अपॉन 2 बराबर y माइनस माइनस y + 3 अपॉन -7 बराबर z - 5/-6। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। तो आप एक चीज समझे, पहला क्या समझे, वेक्टर फॉर्म, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। कोई भी फॉर्म निकालनी हो तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक चाहिए पोजीशन वेक्टर, मतलब सॉरी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद आपको क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर, उस लाइन के पैरेलल वेक्टर। अगर आपको ये दो चीज मिल जाए तो आप बड़े प्यार से क्या बता सकते हो बच्चों, एक लाइन की इक्वेशन बता सकते हो, बड़े प्यार से एक लाइन की इक्वेशन बता सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूं मैं, आगे एक चीज समझाता हूं।
क्या समझाता हूं, देखना बच्चों। अगर मुझे एक लाइन पे जनरल पॉइंट निकालने, एक लाइन पे जनरल पॉइंट निकालने, एक लाइन की जनरल पॉइंट निकालने बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा मैं एक लाइन के जनरल पॉइंट? देखो, मान लो एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन, पॉइंट ऑन अ लाइन, एक लाइन पे जनरल पॉइंट निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा? मान लेते हैं कोई वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर, ठीक है, कुछ भी फॉर्म में दे रखा है। मान लेते हैं 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 7k कैप, ये दे रखा है, ठीक है बच्चे। ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। किस चीज़ की? एक लाइन के इक्वेशन की, एक लाइन के इक्वेशन की, ठीक है। अब मुझे अगर जनरल पॉइंट निकालना है बच्चों, क्या निकालना है? जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट निकालने लाइन के। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म को आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले अगर वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो उस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूं तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। ए बी सी कहां से मिलेंगे? ये a है, ये b है, ये c है। x1 y1 z1 कहां मिलेंगे? ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। बस पुट कर दो। तो x माइनस x1 क्या है? 2 अपॉन a क्या है? 3 बराबर y माइनस y1 माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, y प्लस 6, b क्या है बच्चों? माइनस 4 बराबर z माइनस z1 क्या है? माइनस 4 तो प्लस 4 बन जाएगा अपॉन 7। लो भाई, ये बन गई कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या बन गई? कार्टेशियन फॉर्म। क्या यही जनरल पॉइंट है? नहीं, जनरल पॉइंट निकालना सिखाता हूं। अब कैसे निकालते हैं जनरल पॉइंट? निकालने के लिए किसी भी लाइन के, किसी भी जनरल पॉइंट, किसी भी लाइन के जनरल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म बनाओ। कार्टेशियन फॉर्म बनाने के बाद उसको किसी भी कांस्टेंट के बराबर लेट कर लो, किसी भी नंबर के बराबर लेट कर लो। मान लो मैंने k के बराबर लेट कर लिया। किसके बराबर? k के बराबर लेट कर लिया। अब कुछ नहीं करना, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रखो। तो x माइनस 2/3 इसको k के इक्वल रखो, y प्लस 6/-4 इसको k के बराबर रखो, और z प्लस 4/7 इसको भी k के बराबर रखो। तो यहां से अगर मैं k की वैल्यू निकालू, मतलब x की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा? 3k प्लस 2। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई माइनस 2 इधर जाके प्लस 2। यहां अगर निकालो तो y इज इक्वल टू माइनस 4k माइनस 6, और z की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? 7k माइनस 4। तो जो जनरल पॉइंट बनेंगे ना बच्चों, जनरल पॉइंट क्या बनेंगे बच्चों? वो बनेंगे 3k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6 7k माइनस 4। ये बनेंगे बच्चों जनरल पॉइंट। ये क्या बनेंगे? जनरल पॉइंट। तो क्या आप जनरल पॉइंट निकालना सीख गए बच्चों? क्या आप किसी भी लाइन पे जनरल पॉइंट निकालना सीख गए? बहुत बढ़िया। अगर सीख गए तो अब आगे समझाता हूं बच्चों। जनरल पॉइंट सीख गए, इक्वेशन की लाइन बनाना सीख गए, सॉरी लाइन की इक्वेशन बनाना सीख गए। अब आपको सिखाता हूं मैं क्या? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाले जाते हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाले जाते हैं वो सिखाता हूं बच्चे आपको मैं। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाले जाते हैं, समझो बच्चों। अगर मुझे दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने, कैसे निकालूंगा? मान लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। देखो, पहला, अगर एक लाइन होगी, लाइन 1 मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी? आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ठीक है। दूसरी होगी तो a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2। दो अलग अलग है ना, तो इसलिए a वेक्टर b वेक्टर नहीं लिख रहा, क्योंकि वो फिर तो सेम हो गया ना वो, तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके लिख दिया। a वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पॉइंट है ना, पॉइंट उसी से बना था। b वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर। यहां पे भी इस जो दूसरी लाइन है L2 लाइन, इसके लिए पॉइंट वाला वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन निकालना, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना, तो कैसे निकालूंगा बच्चे? देखो, मान लेते हैं ये दो है, क्या है? लाइन है। ये दो क्या है बच्चों? लाइन है, L1 L2, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालूंगा?
अच्छा, आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी, मैंने सिखाई थी अच्छे से वेक्टर वाले चैप्टर में, अगर नहीं पता तो देखना बच्चों उधर जाके, कि अगर मान लो मुझे दो वेक्टर पता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच में मुझे अगर एंगल निकालना है, इनके बीच में मुझे अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? क्या फॉर्मूला होता था? कॉस थीटा बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर में सिखाया था मैंने कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो इस तरीके से निकाला जाता है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मतलब जिनके बीच में एंगल निकालना है, ऊपर उनका डॉट प्रोडक्ट, नीचे उनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो, अगर ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन की ये इक्वेशन है, ये लाइन 1 की इक्वेशन है, ये लाइन 2 की इक्वेशन है, तो ये तब बनी होगी जब इस लाइन पे कोई हमें पॉइंट पता होगा और इसके पैरेलल कोई वेक्टर रहा होगा। मानते हो ये बात? हाँ या ना? इस लाइन पे कोई पॉइंट पता होगा और इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर रहा होगा। अगर मैं बोलूं ये लाइन 1 की इक्वेशन है, तो इस लाइन में पैरेलल वेक्टर कौन सा रहा होगा? L1 के, B1। तो मान लेता हूं B1 के पैरेलल ये वेक्टर है, मतलब लाइन 1 के पैरेलल ये वेक्टर रहा है। ये क्या है बच्चों? B1 वेक्टर है। ये क्या है बच्चों? B1 वेक्टर है, जो कि लाइन 1 के पैरेलल है। ऐसी लाइन 2 के पैरेलल भी कोई ना कोई वेक्टर रहा होगा। मैं मान लेता हूं ये वेक्टर है। ये क्या है बच्चों? B2 वेक्टर है। ये क्या है बच्चों? B2 वेक्टर है। ये किसके पैरेलल है? लाइन 2 के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बच्चों? लाइन 2 के पैरेलल है। तो एक है B1 वेक्टर, एक है B2 वेक्टर। ये दोनों कैसे वेक्टर है बच्चों? पैरेलल वेक्टर। एक है लाइन 1 के पैरेलल, एक है लाइन 2 के पैरेलल। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालूं थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल निकालूं थीटा, तो क्या होगा भाई? दो वेक्टर के बीच का एंगल, अगर मैं B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालूं तो क्या होना चाहिए? कॉस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। यही होगा। अब बोलोगे इससे लाइन के बीच में कैसे एंगल निकला? बड़े प्यार से देखो, ये B1 वेक्टर इस L1 के पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एक एंगल बाहर एक एंगल अंदर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। अगर ये थीटा है, क्योंकि ये वाला वेक्टर इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा। और ये थीटा क्या है? इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। यानी अगर हम दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल ले, तो वो जो एंगल होगा बच्चों, वो हमेशा इक्वल होगा किसके? दो लाइन के बीच के एंगल का, उन्हीं दोनों के बना हो जिससे। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? तो बेसिकली यही फॉर्मूला हो गया लाइन के बीच का एंगल। यानी क्या है? हम इन दोनों, अगर ये लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, तो ये जो पैरेलल वेक्टर है ना B1 और B2, इनके बीच का एंगल निकाल रहे हैं, और यही एंगल जो है इस लाइन के बीच का एंगल होगा। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। तो क्या होगा? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। यही है बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट। यही है बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट, लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का बच्चों, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये तो तब है जब हमें वेक्टर फॉर्म दियो, जब हमें क्या दियो? वेक्टर फॉर्म दियो। मान लो गलती से कार्टेशियन फॉर्म दियो। क्या दियो? कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म ऐसे थोड़ी होगी। कार्टेशियन फॉर्म कैसी होगी? इसी से मिलकर बनी होगी। कार्टेशियन फॉर्म कैसी बनेगी? x माइनस x1 बाई A1, क्योंकि दो अलग अलग वेक्टर है। दूसरा x माइनस x2 बाई A2 बराबर x माइनस सॉरी y माइनस y1 बाई B1, ऐसा रहा होगा ना। और z माइनस z1 बाई C1। एक इक्वेशन ये बनी होगी लाइन 1 की। लाइन 2 की क्या रही होगी? x माइनस x2 बाई A2 बराबर y माइनस y2 बाई B2 बराबर z माइनस z2 बाई C2। यही रहा होगा। इसी से मिलकर बनाइए, ये लाइन 1 के इससे मिलकर बना, ये लाइन 2 का इससे मिलकर बना है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अब इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा भाई? भाई हमें किससे, यहाँ पे क्या है बच्चों? x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट है। a1 b1 c1 क्या है? पैरेलल वेक्टर। a2 b2 c2 पैरेलल वेक्टर। x2 y2 z2 ये क्या होंगे? पॉइंट होंगे। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करना है? इनके पैरेलल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो इनको मल्टीप्लाई करो। ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट आता है ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं पता बच्चों, जल्दी से जाके वेक्टर की वीडियो देखिए। तो a1 डॉट a2 ऊपर आएगा, a1 डॉट a2 b1 बाई b2 इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस b1 बाई b2 प्लस c1 बाई c2, और नीचे क्या आएगा? इनका स्क्वायर,
यानी रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस रूट इनटू में रूट के अंदर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? इस तरीके से हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं बच्चों। किस तरीके से? इस तरीके से हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं बच्चों। समझ आ गया होगा बच्चों? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे देखो, आगे देखो बच्चों। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस आप सीख गए, ठीक है? एंगल बिटवीन टू लाइंस आप सीख गए। अब मैं इस चैप्टर के सबसे मस्त वाले टॉपिक पे जाता हूं जहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है? समझो, ध्यान से समझो। क्या है वो क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू लाइंस तो सीख गए। अब सीखना है आपको क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। क्या सीखना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब लाइंस जो है कितने तरह की होती है बच्चों? लाइंस जो है कितने तरह की होती है? लाइंस होती है तीन तरीके की। लाइंस होती है तीन तरीके की। बोलोगे सर नहीं, दो तरह की होती है। एक होती है पैरेलल लाइन, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चे वो 2D में था। वो कहाँ था? 2D में। 3D में बच्चों एक टाइप की और लाइन आती है। 3D में एक तरह की और लाइन आती है। 2D में तो आप प्लेन पे बना रहे हो, दो ही बनेगी, एक इंटरसेक्ट कर जाएगी, है ना, कहीं से भी करे कर जाएगी, और एक पैरेलल निकल जाएगी। समझ आ रहा है? हाँ, 2D में ये पॉसिबल है, 3D में नहीं है। 3D में एक तीसरी टाइप की लाइन और जुड़ जाती है। बताऊँ अभी कौन सी? भाई अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो अलग अलग उसकी इक्वेशन होगी। तो पहले समझते हैं तीन लाइन कौन सी तरह की होती है। पहले तो वही जो आप बचपन से पैदा होते ही सीख लिया था आपने, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा बच्चे वो हमेशा जीरो होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में क्या होगा? जीरो। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी, जीरो, क्योंकि मिल गई भाई वो, क्योंकि मिल गई। दूसरी लाइन आती है बच्चों स्क्यू लाइंस। कौन सी लाइन? स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस क्या होता है? मेन मुद्दा ये है, स्क्यू लाइंस क्या होता है? स्क्यू लाइंस एक ऐसी लाइंस होती है जो 2D में हमें लगेगा कि इंटरसेक्टिंग है, बट 3D में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। 3D है भाई, 3D है, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। एक लाइन नीचे से, एक लाइन ऊपर से, लो भाई चली गई। क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को? नहीं कर रही। क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? दिख रहा है आपको इंटरसेक्ट करती हुई ना? देखो, ये आई चली गई, आई चली गई, एक नीचे से एक ऊपर से। ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जो फुट ओवर ब्रिज होता है, यूँ करके चला जाता है, नीचे से ट्रेन चली जाती है। ट्रेन एक लाइन मान लो, फुट ओवर ब्रिज एक लाइन मान लो, यूँ चली गई। पालम फाटक वो जो है फ्लाईओवर, भाई ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है, नीचे से गाड़ियाँ जा रही है। फ्लाईओवर एक हो गया, नीचे एक हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्यू लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे हम लाइंस को स्क्यू लाइंस। अब दो लाइन है तो दोनों लाइन की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। क्या होती है भाई? एक मान लेता है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एक होता है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चे वो क्या है? इनके बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है? मॉड के अंदर b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ, नीचे में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं बिटवीन टू लाइंस। समझ आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब मान लो स्क्यू लाइंस के बाद ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है b1 क्रॉस b2, इनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इनका माइनस करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा तब आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। तीसरी लाइन होती है बच्चों पैरेलल लाइन। तीसरी लाइंस क्या होती है बच्चों? पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कैसी होती है? पैरेलल लाइंस कुछ ऐसी दिखेगी आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। आर वेक्टर प्लस इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। क्या मतलब इसका? कि इसका जो बाद वाला वेक्टर है, इसका जो बाद वाला वेक्टर है यानी पैरेलल वेक्टर सेम होगा। हाँ बिल्कुल सेम होगा। ये जो वेक्टर होंगे ना इसके, ये वेक्टर बिल्कुल सेम होंगे बच्चों। ये वेक्टर बिल्कुल सेम होंगे। सेम मतलब
या तो इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि मान लो ऐसा हुआ, पहला वाला हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दूसरा वाला भी या तो यही होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, या फिर दूसरा वाला क्या होगा, इसका कोई मल्टीपल होगा। जैसे ऐसा हो सकता है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये दोनों जो है आपको दिख रहा होगा प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखो दोनों सेम बन गए, हाँ है ना। तो हमेशा या तो प्रोपोर्शनल होंगे या क्या होंगे, इक्वल होंगे या इक्वल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे तो इक्वल बना दोगे उसे, प्रोपोर्शनल होंगे तो इक्वल बना दोगे। समझ आ रहा है, कॉमन लेके जो कॉमन आएगा ना, कॉमन इसको म्यू कर दो, लैम्डा मत करो, म्यू करो, इधर भी म्यू कर दो, दो अलग अलग होना चाहिए ना। कॉमन लेके इसमें मिक्स कर दोगे, ठीक है, उसे हटा देना कॉमन लेके। हमेशा ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, किस में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, हमेशा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना बच्चों। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके हटा दो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन लेके हटा दो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1, इसका मैग्नीट्यूड नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लो भाई बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है, बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है बच्चों, याद आएगा बच्चों। कहीं किसी को कोई डाउट, समझ आ रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों यही चीज़ है। अब थोड़ी सी मैं आपको एक आधी चीज़ें बता देता हूँ, समझो कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लेते हैं लाइन 1 की इक्वेशन है कुछ भी, मान लो कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे, x माइनस x1 बाई a1 बराबर y माइनस y1 बाई b1 बराबर z माइनस z1 बाई c1। और दूसरी है लाइन 2, x माइनस x2 बाई a2 बराबर y माइनस y2 बाई b2 बराबर z माइनस z2 बाई c2। तो अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, यानी a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 ये 0 के बराबर होगा। समझ आ रहा है। और अगर लाइंस पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल, तब क्या होगा भाई, पैरेलल होगी तो इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 बराबर होगा c1 बाई c2 के। समझ आ रहा है बच्चे, कहीं कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, समझ आ रहा है। अब मैं आपको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का दिखाता हूँ, मतलब एक शॉर्टेस्ट वाला दिखाता हूँ और एक इमेज वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। किस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इमेज निकाली जाती है, किस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इमेज निकाली जाती है किसी भी लाइन की, ठीक है बच्चे, देखते रहना ध्यान से। मान लो कोई भी दो लाइन है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कोई भी दो लाइन है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बच्चे। कुछ भी इक्वेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं हम, एक मिनट रुकना बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन बोला है। बोल रहा है कि ये दो क्वेश्चन है, मतलब सॉरी ये दो लाइन्स है, इन दोनों लाइन के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों लाइन्स के बीच में क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किस तरीके से निकालेंगे भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है बच्चे, मॉड के अंदर b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ, और नीचे क्या होता है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब पहले आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा a1 है, b1 है, कौन सा a2 b2 है। भाई ये तो हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया a1, ये हो गया a2। बड़े प्यार से आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब a1 a2 b1 b2 ये सब पहचान चुके हो, तो अब डायरेक्ट धीरे धीरे सारे स्टेप करते हैं भाई। पहला हमें निकालना है b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, वेक्टर्स देखो, b1 क्रॉस b2, ये रहा b1 ये रहा b2, ठीक है भाई। तो पहला i कैप j कैप k कैप लिख दिया, b1 क्रॉस b2 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, भाई इसके पहले लिख दो 1 2 2, दूसरा लेकर लिखो 3 2 6 लिख दिया भाई। क्या होगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही आप लोगों को, i कैप ये गया 6 दूनी 12 माइनस 4 माइनस जे कैप, ये गया 6 माइनस 6 प्लस के कैप, ये गया 2 माइनस 6
तो ये आ जाएगा 8 आई कैप, ये पूरा 0 हो गया, माइनस 4 के कैप। ये क्या आ गया बच्चे, ये आ गया B1 क्रॉस B2, ये आ गया। अब ये निकालते हैं A2 माइनस A1, इसमें से ये माइनस करो तो 5 माइनस 3 3 आई कैप, माइनस 2 माइनस 4 जे कैप, और 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4k, तो 4k कैप। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना, कोई दिक्कत कहीं भी। ये क्या आ गया बच्चे, A2 माइनस A1 आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, यानी B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 3 24, माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16, 0 इंटू 4 0, तो ये कितना आ जाएगा 24 16 40। सही कहते हैं। अच्छा ये जे है सॉरी, आई जे, ये तो 0 हो गया। 8 3 24, ये सही करा है। 5 माइनस 3 2 होता है, 5 माइनस 3 2 होता है, यहाँ पे 2 लिखना है, वही मैं सोच रहा। हाँ 8 दूनी 16, ये के वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे तो है ही नहीं, तो के वाले से माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, तो ये आ गया 0। ये क्या आ गया 0। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो ऊपर 0, नीचे मैं इसका कितना ही मैग्नीट्यूड निकालूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे कुछ भी है वो क्या आएगा 0। बट अगर मान लो कुछ भी नहीं होता, 0 नहीं आता ऊपर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे आता है इसका, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 64, 4 का 16 मान लो, इसका 64 मान लो, तो रूट 80 आ जाता, और फिर मैं लिखता रूट 80। तो अभी तो 0 आ रहा है। अगर डिस्टेंस 0 आ गया, अगर डिस्टेंस क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, डिस्टेंस 0 आते ही आप बोलोगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स कैसी है बच्चों, इंटरसेक्टिंग है। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन हो गया। तो मैंने सारे कंसेप्ट 3D का करा दिया आपको, सारे कंसेप्ट जो भी कंसेप्ट हो सकते थे। एक वीडियो लाऊंगा, इसमें तो आपके पूरे कंसेप्ट हो गए, सारे कंसेप्ट। एक वीडियो लाऊंगा PYQ और किसकी, परसों अपलोड कर दूंगा, परसों शाम को 6 बजे आ जाएगी, ठीक है। एक PYQ की, और जो आपका है कौन से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस लाऊंगा। अगली वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ये वीडियो देख के आना, उसके बाद उस वीडियो में लाएंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद। इस चैप्टर में यही है। अच्छा एक क्वेश्चन जरूर आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला और एक इमेज वाला, वो तो क्वेश्चन के साथ ही समझ आएगा कि किस तरीके से निकाला जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको जो भी समझाया ये समझ आ गया होगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं बच्चों, जय हिंद, अगली वीडियो में, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। मौज करो।